अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और यहाँ पे दावत की तैयारी हो रही है। ये दावत से एक दिन पहले शाम का टाइम है, लंच के टाइम पे दावत थी। और जब भी कोई दावत की तैयारी हो रही होती है तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि जिंजर और गार्लिक पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ताकि जो भी खाने बने उनमें ईजी रहे मुझे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ हो और झटपट से सारे चीज़ें तैयार हो जाएं। अब वैसे तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के नहीं रखती, मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन सिर्फ दावत के लिए इतना बनाऊंगी जितना मैं सारा यूज़ कर लूँगी। इसको मैंने ऑयल डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया है। गार्लिक की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और जिंजर की थोड़ी कम रखी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सीख कबाब हांडी मुझे बनानी है। उसके लिए मैं सीख कबाब बना लूँगी। और सीख कबाब बनाने के लिए आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है। उसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो है ये मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं चॉपर में प्याज लेके और साथ में 3 हरी मिर्चें लेके इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी कि बिल्कुल बारीक हो जाए। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा तो फिर इसमें मैं जो कीमा रखा हुआ है वो यूज़ करूँगी। कीमा जो है वो 10% फैट्स हैं और बाकी जो है वो मीट है। इसमें फैट्स आपने बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी मस्ट रखवानी है, क्योंकि उससे सॉफ्ट बनते हैं कबाब बहुत ज़्यादा। जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ रखा था तो वो मैं इसमें 3 टेबल स्पून के करीब यूज़ कर लिया। अगर ना हो तो फ्रेश भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, हाफ टी स्पून के करीब सूखा धनिया और हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, यानी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करके इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये मैं सीख कबाब हांडी बना रही थी उसके लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई ब्रेड, कोई बेसन वगैरह ऐड नहीं किया, कोई अंडा ऐड नहीं किया, लेकिन आप फिर भी देखिएगा ये कितने अच्छा बनेगा और कितना सॉफ्ट होगा। अब इसको आप देखिए, जब इस पोजीशन में ये आ जाए कि ये जुड़ने लगे और टूटे ना, तो फिर इतना चॉप हुआ हुआ हो तो मैं इसको लेके शेप्स बना लूँगी सीख कबाब की। बहुत ज़्यादा चॉप भी नहीं करना, वरना वो बिल्कुल लेसी बन जाएगा आपका कीमा और वो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगा, उसकी कोई शेप नहीं बनेगी। तो इतना ही चॉप कीजिएगा जितने में बस वो बिल्कुल पीस जाए और बारीक हो जाए। सो यहाँ मैं सीख कबाब की शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो कोफ्तों की शेप दे सकते हैं, या बगैर जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बगैर पेंसिल के भी आप इसको लेके कर सकते हैं। कोई इस पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ऑयल मैं ले रही हूँ ताकि मेरे हाथ जो हैं वो उन पे मसाला मिक्सचर जो है वो स्टिक ना हो। पानी अगर आप लेंगे तो वो ज़रूर स्टिक होगा। अब एक नॉन स्टिक पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इन सीख कबाब्स को शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये जूसी और सॉफ्ट नहीं रहेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा सिर्फ इतना फ्राई करना है ताकि जो शेप है वो बनी रहे। और ये टिप आप देख लें कि आपने जब तक इनकी शेप ना हो तब तक आपने इसको स्पून से मूव नहीं करना। सिर्फ आपने कढ़ाई को मूव करना है या पैन को, तो वो खुद ही अपनी जगह छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो जब कबाब रेडी हो गए तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं वो धो लूँ, क्योंकि किचन की सफाई सबसे पहले आती है। इसीलिए मैं आराम आराम से काम शाम को ही करी थी, आधे काम निपटा लूँगी यहाँ पे। और जो रात को तैयारी करके रखूँगी वो भी आपको दिखा दूँगी, और नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या किया और कैसे बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि बस एक राइस की डिश और एक ग्रेवी वाला सालन और इस तरह से एक सैलेड और इस तरह से स्वीट करके मैंने बनाया है। ज़्यादा ओवरली मैंने जो है वो दावत नहीं बनाई, क्योंकि जो मेहमान आ रहे थे, जो गेस्ट आ रहे थे, वो अपने ही थे, तो इसलिए उन्होंने स्टे भी करना था। तो यही सोचा कि फिर इंशाल्लाह साथ साथ बाकी चीज़ें भी बनती हैं। तो इतना मैं वैसे भी इतना तो इकट्ठा खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि जब भी आप इधर गेस्ट आ रहे हों तो हमेशा अच्छा ही इंतज़ाम करना चाहिए। हमारी तो यही कोशिश होती है कि जब भी गेस्ट आ रहे हों तो जितना अच्छा बनाया जाए, जितना अच्छा हम खुद खाते हैं, बल्कि उससे भी अच्छा, ताकि हमेशा गेस्ट खुश हो और मेहमान रहमत होते हैं और उनकी बरकत होती है। सो यहाँ अब मैं डेज़र्ट बनाने वाली हूँ। डेज़र्ट के लिए मैंने 1/3 स्पून जो है, 1/3 कप जो है मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर का, और 1/3 कप ही यूज़ किया है कोको पाउडर। इस
इसमें हाफ कप के करीब मैंने दूध लिया है और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। और पहले स्पून से ट्राई करी थी लेकिन आपको पता है कॉर्नफ्लोर स्टिक हो जाता है कप के नीचे, तो वो नहीं हो रहा था मुझसे। तो फिर मैंने ये जो हैंड बीटर होता है इससे मैंने किया और बहुत अच्छे से बीट हो गया, बिल्कुल लम्स इसमें नहीं रहे। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड बनाऊंगी और 1 लीटर मैंने मिल्क ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप के करीब शुगर ऐड कर दी थी। अच्छे से जब ये बॉईल हो गया तो इसमें मैं ये जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है इसको डालूंगी और साथ साथ स्पून से हिलाती रहूंगी ताकि लम्स ना बने। और इस मिक्सचर में भी आप कोशिश करें कि बिल्कुल लम्स ना हो, वरना वो लम्स रह जाते हैं कस्टर्ड में और कस्टर्ड स्मूथ नहीं बनता। और यहाँ पे आप देखें इसको मैं बना दूंगी कस्टर्ड को, और चॉकलेट कोको पाउडर की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आया था कस्टर्ड का। वैसे तो पाकिस्तान में चॉकलेट कस्टर्ड भी अब रफ़ान का मिलता है लेकिन यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया और यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट था। एक और एडिशन भी आप इसमें कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ मैंने भी इसमें वनीला पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया। जब कस्टर्ड बन जाए और थोड़ा ठंडा होने के करीब हो तो उस टाइम आप इसमें जो चॉकलेट्स अगर आपके पास हो, मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, वो ऐड कर दें। तो उससे आपका जो कस्टर्ड है उसका टेस्ट और ज़्यादा चॉकलेटी आ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे चॉकलेट सॉस बनी हुई है। और बस इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। कस्टर्ड में हमेशा प्लास्टिक का स्पून या वुडन स्पून यूज़ करना चाहिए। स्टील का स्पून अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो कस्टर्ड है वो फट जाएगा और जो कॉर्नफ्लोर है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं रहेगी, पानी पानी छोड़ देगा। और कभी भी कस्टर्ड बनाते हुए कस्टर्ड के दूध में पानी ऐड नहीं करना। इवन जो मिक्सचर आप कस्टर्ड का बनाएं वो भी आपने दूध में ही बनाना है। अब यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम ले लूँगी 1 कप के करीब और इसको बीट करूँगी। और जिस बाउल में मैं बीट करूँगी उसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट ताकि वो ठंडा हो जाए और जो व्हिपिंग क्रीम है ये फटे ना, या इससे क्योंकि इससे बहुत जल्दी मक्खन बन जाता है तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी जो पीक्स हैं, जब तक इसकी पीक्स आ जाए स्टिफ पीक्स, तब तक इसको मैं बीट करूँगी और थोड़े थोड़े गैप के बाद ही इसको बीट करना है। सो यहाँ इस बाउल में बहुत ज़्यादा छींटे हो रहे थे और मैंने किचन जो है वो नीटली क्लीन किया हुआ था तो मैं इसको गंदा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं जो हैंड ब्लेंडर के साथ ही जो जग आता है उसी जग में मैंने इसको बीट किया और यकीन करें बहुत अच्छा हो गया और मैस भी बिल्कुल नहीं बना। और एकदम से सारी मशीन नहीं चलाते, कभी भी मैं थोड़ा थोड़े गैप्स के बाद इसको कर रही थी। और आप देखेंगे कितनी अच्छी इसकी स्टिफ पीक्स बनी थी कि जब मैंने इसको उल्टा भी किया तो इसमें से क्रीम जो है वो अपनी जगह से नहीं थी। और व्हिपिंग क्रीम अब तो पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है तो आप इसी को यूज़ करें। और इसमें मैंने कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि कस्टर्ड में शुगर था और बाकी मैंने लेयरिंग करनी थी। मैं बना रही हूँ चॉकलेट ट्राइफल और उसके लिए मैंने क्रीम जो है वो देखिए इसकी स्टिफ पीक्स तक इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इसमें क्रीम की लेयरिंग जाएगी और कस्टर्ड की लेयरिंग जाएगी और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और नीचे बेस जो है वो भी मैंने बनाई थी। बेस के लिए आप कोई भी बिस्किट्स वगैरह ले सकते हैं, आप केक भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो क्रीम को मैंने बीट करके रख दिया और जब तक क्रीम बीट हो गई उसको भी मैंने ठंडा होने की और कस्टर्ड भी ठंडा होने के लिए रख दिया। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं जो चिकन की मैरिनेशन करनी है वो कर लूँ और उसके बाद फिर मैं डिज़र्ट जो है उसको ट्रे में असेंबल कर लूँगी। और एक टिप भी यहाँ पे आपको देती चलूँ कि आप देख लेंगे कितने अच्छे क्यूब्स कट रहे हैं चिकन के, वो इस वजह से क्योंकि ये जो चिकन है, जो चिकन ब्रेस्ट हैं, ये थोड़ी सी फ्रीज हुई हुई हैं, इतनी कि आप इजीली इसको कट भी कर सकें और इतनी कि वो अपनी शेप में भी रहें। अगर बहुत सॉफ्ट हों तो फिर वो अपनी शेप में नहीं रहती और कट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये टिप आप मेरी याद रखिएगा। मैरिनेशन यहाँ पे हो चुकी है, इसकी रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं आपको अलग से दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 जो छोटे हाफ रोल पैक होते हैं वो लिए हैं मैंने। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब सॉफ्टेंड बटर या मेल्टेड बटर आप कह लें, वो डाल के और उसको अच्छे से चॉप किया था कि बिल्कुल बारीक हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे एक अच्छे से लेयर लगा लूँगी यहाँ पे और इसी तरह से स्पैचुला से मैं इसको बीट करती रहूँगी, प्रेस करती रहूँगी ताकि बिल्कुल ये अच्छी सी इसकी जो बेस लेयर है वो बन जाए और ओरियो जो है वो आपस में स्टिक हो जाए। थोड़ा सा मैंने बचा लिया ऊपर में डेकोरेशन वगैरह करने के लिए।
यहाँ पे ओरियो की लेयर लग गई है। अब नेक्स्ट जो इसमें लेयर लगेगी वो लगेगी क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाते हुए आप क्रीम को कभी भी एक जगह पे इकट्ठा मत डालें, वरना वो आपसे इजीली यहाँ वहाँ स्प्रेड नहीं होगी। इसी तरह से पोर्शंस बना के आप इसको ऐड करें और स्प्रेड कर दें। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके मैंने इसको 5 या 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया था, या फ्रीज़र में रख दें आप लोग। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कस्टर्ड की लेयर लगाई थी, और कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद दोबारा मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाई थी। और इस तरह से आप देखें कि बहुत ही एहतियात से आपने क्रीम को स्प्रेड करना है, ताकि जो क्रम्स हैं वो इसमें बिल्कुल भी ना आए। जो ओरियो के क्रम्स हैं वो क्रीम में ना आए, वरना वो अच्छी से वो जो लेयर जो बनती है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, और वो मिक्सचर सा बन जाएगा आपका क्रीम का और ओरियो बिस्किट्स का। क्रीम की मीठली सी लेयर मैंने यहाँ पे लगा ली है। कस्टर्ड काफ़ी ठंडा हो चुका था, तो कस्टर्ड भी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। और अगर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ऐड करी, क्योंकि मैं सिर्फ इसको चॉकलेट और क्रीम का फ्लेवर देना चाह रही थी। फ्रूट्स का फ्लेवर मैं इसमें ऐड नहीं करना चाह रही थी। अगर आप चाह रहे हो तो आप टेन जो फ्रूट होता है वो इसमें इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड को भी अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि इसकी जो क्रीमीनेस है वो बरकरार रहे, क्योंकि वो ठंडा होकर थोड़ा जम सा गया था। तो यहाँ पे मैंने सॉरी अगला क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये है जी स्वीट जो बनाई है डिज़र्ट, और मैरिनेशन और कबाब और रशियन सैलड मैंने बना लिया है। और रात को मैंने किचन को इस तरह से साफ़ करके और फिर सो गई थी, और सोचा था कि अब अगला काम इंशाल्लाह कल करूँगी। अब यहाँ पे मैं टी केक बना रही हूँ, और टी केक की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल से दूंगी। इस तरह से मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आनी थी रेसिपी की। तो आप बस सिर्फ ये देख लीजिए, थोड़ी सी आपको टिप मिल जाएगी कुछ ना कुछ यहाँ से, कि आपने अपने जो पैन है उसको कैसे ग्रीस करना है। और मिक्सचर मैंने जिस तरह से, तो ये जो मेरा मिक्सचर था टी केक का, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि पैन को हमेशा हाफ तक फिल करना चाहिए। हाफ से ऊपर हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं साथ में इसके कपकेक्स बना लूँगी थोड़े से, और उसी में से मिक्सचर लेके मैं कपकेक्स जो है वो ऐड कर लूँगी। कपकेक्स जो बनते हैं, मिक्सचर तो आलमोस्ट सेम ही होता है उसका, जो आप टी केक वगैरह के लिए बनाते हैं, लेकिन कपकेक्स ज़रा जल्दी बेक हो जाते हैं, और जो टी केक है वो टाइम लेता है, क्योंकि वो उसका जो बैटर है वो ज़्यादा होता है ओब्वियसली, तो इस वजह से। और ऊपर से मैं इसमें बस हल्का से आलमंड्स लेके, और इसकी मैंने गार्निशिंग कर ली थी। ऑरेंज टी केक मैं बना रही थी, और आपके देख रही हैं 10 मिनट के बाद मेरे कप केक्स जो थे वो रेडी हो चुके थे, मफिन्स, और टी केक में टाइम था। और टी केक भी बन गया है यहाँ पे, इसको कवर करके, और मैं कहीं जा रही थी। जब वापस आई मैं, तो फिर मैंने दावत का बाकी काम कंटिन्यू किया। उसका पूरा का पूरा क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जितना कर सकती थी उतना किया। वेजीज जो है यहाँ पे सौते हो रही हैं, साथ में चिकन भी रेडी हो चुका है। इसी कबाब की हांडी की फाइनल लुक है, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही यमी बनी है। और साथ में मैंने कोयले रखे हुए हैं ताकि मैं इनको दम दे सकूं, और ये ठीक है कि मैंने ऑरेंज ग्लेज लगा दिया है। और ये है जनाब डिश की हमारी दावत की जो मेन्यूज़ की फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और डिज़र्ट की भी फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ।